सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अपराजिता। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में। अध्याय 8 अपराजिता। पाठ परिचय जान लेते हैं। इस कहानी में एक ऐसी महिला का वर्णन किया गया है जिसमें अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर साधना का बल था। उसने इसी विशेषता के कारण अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो बच्चों, इस पाठ में जो कहानी है वो एक ऐसी महिला की है जो कि बहुत विकलांग थी, लेकिन उसके अंदर एक अनोखा धैर्य, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उसके अंदर एक निरंतर साधना की भावना थी, जिसके कारण वो अपने जीवन में हार नहीं मानती और निरंतर सफलता की सीढ़ियों को चढ़ती जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी को विस्तार से। चंद्रा का गर्दन से नीचे का पूरा शरीर शैशव में ही पोलियोग्रस्त हो गया था, परंतु उसने जीवन से हार नहीं मानी और अद्भुत धैर्य, साहस, इच्छा शक्ति एवं साधना के बल पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। शारीरिक रूप से पराजित डॉक्टर चंद्रा इस प्रकार अपराजिता बन गई। तो ये कहानी है डॉक्टर चंद्रा की, जो कि बचपन में ही पोलियो से ग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण उनके जो गर्दन के नीचे का हिस्सा था वो सारा बेकार हो गया था। लेकिन उनके अंदर जो अद्भुत अनोखा जो धैर्य की जो भावना थी, साहस था और उनकी जो इच्छा शक्ति थी, वो उनके लिए लगातार ऐसी साबित हुई कि जिसके कारण वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ती गई और उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली, यानी कि डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने पाई अपनी मेहनत के बल पर। इसी कारण से जो लेखिका है हमारी, उन्होंने उन्हें अपराजिता कहा है, यानी कि जो कभी भी किसी से हारती नहीं है। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की कमियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। हमें तब लगता है कि भले ही विधाता ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विछिन्न कर हमें अपंग नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोर दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। वो कहती है कि कई बार भगवान हमें हमारे जीवन में एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व से मिला देता है, ऐसे अद्भुत इंसान से मिला देता है, जिसे देखकर हम सोचने लगते हैं कि हमारे जीवन में जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमियां हैं वो बहुत कम हैं। और भगवान ने हमें चाहे थोड़ी बहुत परेशानियां दी हो, लेकिन कभी उन्होंने हमें इतना बड़ा दंड नहीं दिया कि हमारे किसी अंग को विच्छिन्न कर दिया हो, यानी कि हमारे शरीर से अलग कर दिया हो या उससे बेकार कर दिया हो। लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत कमियां जो भगवान ने हमें दी हैं या फिर खुद ही हमारी किस्मत में, उसका सारा दोष भगवान को ही देते रहते हैं। जब भी हमें थोड़ी सी परेशानी आती है हम भगवान को दोषी ठहराने लगते हैं। लेकिन पिछले महीने लेखिका कह रही है, उन्होंने ऐसी महिला को देखा, ऐसी उसकी शरीर को देखा जो कि क्या था, एक तरीके से अभिशप्त था, यानी कि श्रापित था। भगवान ने उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत कठोर दंड दिया है, लेकिन फिर भी वो भगवान को दोष दिए बिना अपने इस जीवन को जी रही थी और आराम से खुश होकर, ना कि कभी भी वो भगवान को दोष नहीं देती थी। उसकी कोटी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था। अपनी शानदार कोठी में पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। तो वो बता रही है लेखिका कि जो उस महिला की कोठी का जो अहाता था, यानी कि बाहर का जो हिस्सा था, हमारे बंगले के अहाते से एकदम मिलता था। एक बार मैंने उन्हें अचानक से देखा और जब मैंने उन्हें देखा तो मैं हैरानी से उन्हें देखती रह गई। उनकी कार आई और कार का दरवाजा खुला, वहां उसमें से एक वृद्धा स्त्री उतरी। उसने व्हील चेयर निकाली और बाहर रख दी और वो बिना कुछ कहे अंदर चली गई, यानी कि कोठी के अंदर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा और फिर बैसाखियों की सहायता से व्हील चेयर पर पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर चली गई। तो थोड़ी देर बाद एक दूसरी युवती क्या करती है, अपने जो नीचे का जो उसके शरीर का हिस्सा था, जो कि जिसमें बिल्कुल जान नहीं दिखाई दे रही थी, निर्जीव था, उसे बड़ी
कुशलता के साथ बाहर निकालती है, फिर बैसाखियों के सहारे चलती चलती धीरे धीरे व्हील चेयर पर बैठ जाती है और अंदर चली जाती है। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल उसके जो भाव था उसे पता है कि उसे किस प्रकार से कार्य करना है। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए जा रही हो। तो फिर लेखिका कह रही थी कि उनका रोजाना का यही रूटीन हो गया, वो रोजाना उसको आते और जाते हुए देखा करती। उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई मशीन हो और वो बटन दबाती हुई अपना काम लगातार करते जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ, कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को बड़े धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। और फिर धीरे धीरे मेरा उससे आपस में हम दोनों की बातचीत होने लगी। जब उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैं एकदम हैरान रह गई कि भगवान नियति यानी कि जो हमारे भाग्य है उसके द्वारा दिए गए इतने कठोर दंड को वो कितनी धैर्य और साहस के साथ झेल रही है। वो एकदम देखने में छोटी सी दिखाई देने वाली लड़की अब मुझे कोई देवांगना, देवांगना यानी कि जैसे कोई वो देवी का रूप हो, उससे कम नहीं लग रही थी। मैं चाहती हूं कि मेरी पंक्तियों का उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनवी मेधावी युवक भी पढ़े जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। तो वो कह रही है जो मैं अभी ये कहानी लिखने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पंक्तियां लिखी हैं उसको वह युवक भी पढ़े जिसको मैंने अपनी बहन के यहाँ देखा था। वो गोरा था, उसके वस्त्र सुंदर थे, लखनवी अंदाज था, बहुत होशियार था, लेकिन उसकी आंखों में मुझे बहुत उदासी दिख रही थी। वह आईएएस की परीक्षा देने गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा की गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। अब लेखिका उस युवक के बारे में बता रही है कि वो युवक आईएएस की परीक्षा देने गया था। तो लौटते समय वो किसी स्टेशन पर चाय पीने के लिए उतरा, लेकिन गाड़ी की जैसे ही उसे चलने की आवाज सुनाई दी रेलगाड़ी की, वो अपनी चाय के कुल्हड़ के साथ चढ़ने लगा, लेकिन वो फिसल कर नीचे गिर गया, जिसके कारण उसका जो हाथ है वो ट्रेन के पहिए के नीचे आ गया। उसके प्राण तो बच गए, लेकिन दायां हाथ चला गया, यानी कि उसका दायां हाथ बेकार हो गया था, कट गया था। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल मनोरोग केंद्र की शरण में है। तो जब उसकी दाई भुजा कट गई तो वो धीरे धीरे मानसिक अपना उसका जो मानसिक विकार उसके अंदर आने लगे, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। वो इतना दुखी था इस चीज से कि वो पहले नशे की गोलियों का सेवन करने लगा और फिर क्या हुआ, नूर मंजिल मनोरोग केंद्र में भर्ती हो गया, वहां पर ही रहता है अब वो। केवल एक हाथ होकर ही उसने अपने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र सदा खुश रहती है, चेहरे पर विषाद की रेखा भी नहीं। बुद्धि दीप्त आंखों में उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कंठ जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। तो वो कह रहे कि जिसने अपना एक हाथ खोकर ही अपने हथियार डाल दिए, सब कुछ अपने जीवन से हार बैठा, उसे डॉक्टर चंद्रा को जरूर देखना चाहिए, जिसका पूरा नीचे का हिस्सा बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मांस का लोथड़ा हो, लेकिन वो हमेशा खुश रहती है। उसके चेहरे पर मैंने कभी भी दुख की रेखा नहीं देखी, दुख को नहीं देखा, और उसकी आंखों में हमेशा उत्साह उत्साह दिखाई देता है और प्रतिपल हर पल वो अपनी उत्साह और जीने की इच्छा के साथ अपना जीवन जी रही है। उसके अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं, यानी कि वो जीवन में बहुत कुछ करना चाहती है। वो हमेशा लेखिका से पूछती रहती थी, क्या पूछती थी, मैडम आप लखनऊ जाते ही मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। तो पूछती रहती थी कि जब आप लखनऊ जाएंगी तो वहां पर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां से आप पूछकर बताएंगी जो पुस्तकें मुझे चाहिए वो क्या वहां मिल सकेंगी अगर मैं वहां पर उन्हें लेने आऊंगी। मैडम आप कह नहीं रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहां कोई फेलोशिप मिल सकती है। तो वो लेखिका से कुछ ना कुछ पूछती रहती थी अपने जीवन के बारे में आगे कि वो क्या क्या कर सकती है। वो पूछती है कि आपके जो दामाद है वो हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है, काम करते हैं, क्या आप मेरा बायोडाटा उनके पास भेजकर पूछ सकती है कि मुझे किसी प्रकार की कोई फेलोशिप मिल सकती है, यानी कि आगे और पढ़ने का मौका मिल सकता है। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी
टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं कि जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। वो कह रही कि अगर हमारी छोटी सा हमारी चोट लग जाए, हमारी हड्डी टूट जाए, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे ऊपर कितना बड़ा दुख आ गया, हमारे ऊपर सिर पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। लेकिन जो ये लड़की है, इसका जो पूरा जो नीचे वाला हिस्सा है वो एकदम सुन्न है, लेकिन ऐसा इसके पूरे शरीर में क्या है, एक अजब सा मुझे उत्साह देखने को मिला। और अब वो आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। वो कह रही है कि इस बालिका को जन्म जैसे इसका हुआ था, उसके 18वें महीने में ही पोलियो हो गया था, जिसके कारण उसका जो नीचे का पूरा शरीर है वो बेकार हो गया था, उसमें बिल्कुल जान नहीं बची थी। फिर भी इसने एक अनोखा साहस दिखाया, जीने की जो अद्भुत इच्छा दिखाई, और इसने क्या करा, अपनी भाग्य को भी एक अंगूठा दिखा दिया। कह दिया कि तुम बिल्कुल बेकार हो, मुझे अपने जीवन में जो कुछ करना है वो मैं करूंगी। और अपनी थीसिस के बल पर इसने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करी, अपनी मेहनत के बल। मैडम, मैं चाहती हूं कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है, मैंने इसलिए एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। वो हमेशा बोलती रहती थी मुझसे कुछ ना कुछ, जब भी वो मुझसे मिलती थी वो कहती थी कि मैं हमेशा ऐसा ही जीवन चाहती हूँ जिसमें मुझे किसी का जरा सा भी सहारा ना लेना पड़े। वो बताती है कि अक्सर उसकी माँ को उसकी गाड़ी चलाकर जाना पड़ता है, लेकिन वो कहती है कि मैंने एक ऐसा नक्शा तैयार किया है जिसके द्वारा मेरी माँ को मेरी गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, और मैं अपने निर्जीव पैरों को साकार क्या कर दूंगी, सजीव कर दूंगी। यानी कि ऐसे गाड़ी के मॉडल में मैं अपनी गाड़ी खुद चला पाऊंगी। और वो अपनी प्रयोगशाला के बारे में बताती है कि मैंने इस हिसाब से अपनी प्रयोगशाला को व्यवस्थित किया है कि मैं सारा काम खुद कर सकती हूँ बहुत आसानी के साथ। मैं अपना सारा काम अब स्वयं कर लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, समस्त सामग्री उसकी हाथ की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर किए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। वो कह रही है कि अब तो उसने पूरी ऐसी व्यवस्था कर लेती है, वो मुझे फोटो में के माध्यम से उसने मुझे बताया कि अब उसे किसी भी सामग्री को प्रयोगशाला में लेने के लिए अपने निचले धड़ से के हिस्से से कुछ काम नहीं करना पड़ता, वो सुगमता से सारे कार्य कर लेती है आराम से। लेकिन लेखिका कह रही है कि उसकी इस चतुरता के पीछे, जो वो इतना बोल रही थी, इतना अच्छे से सब चीजें कर पा रही थी, इसका ये चीजें उसे आसानी से नहीं हुई प्राप्त। उसके लिए उसे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा है और बहुत सारी यातनाओं को झेलना पड़ा है, बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा है। स्वयं डॉक्टर चंद्रा प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक दो व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार यह बात पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को मिलनी चाहिए। वो कहती है अपने शब्दों में ही, डॉक्टर चंद्रा कह रही होती है कि हमने आज तक सुना है कि दो लोगों को एक साथ नोबेल पुरस्कार मिला है एक ही कार्य के लिए, तो ऐसा ही मेरी डॉक्टरेट की उपाधि के संबंध में भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल मेरी मेहनत नहीं है, इसमें मेरे को जन्म देने वाली मेरी माँ की भी बराबर की मेहनत है। और उनकी माता का नाम था श्रीमती सुब्रमण्यम, इसलिए ये उपाधि हम दोनों को मिलनी चाहिए। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की, और साधना का सुखद अंत हुआ सन 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय थी। आगे कह रही हैं कि 25 वर्ष तक, लगातार 25 वर्षों तक उनकी माँ जो इतनी सहनशील थी, उन्होंने अपनी पुत्री के साथ ऐसी लगातार कठिन साधना की, इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, और उसका जब सुखद अंत हुआ वो हुआ सन 1976 में, जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट की उपाधि मिली माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में। और वो ऐसी पहली विकलांग महिला थी जिसे ये उपाधि दी गई। ठीक है, वो पहली थी भारतीय।
जिसको इस उपाधि से नवाजा गया। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। ऐसा कहते ही सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी। डॉक्टर चंद्रा की माताजी लेखिका को बताती हैं कि जब इसको बचपन में बुखार हुआ तो उसके चौथे दिन ही इसको क्या हो गया, पक्षाघात हो गया, यानी कि इसको पोलियो के कारण इसका जो शरीर है वो निर्जीव हो गया। और फिर मुझे डॉक्टरों ने कहा, मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सबने ये कहा कि आप तो पैसा व्यर्थ में बर्बाद कर रही हैं, बेकार कर रही हैं, ये केवल अपनी गर्दन ही हिला पाएगी, कोई भी दवा कोई भी चीज इसको इस चीज से मुक्त नहीं कर सकती, ये सही नहीं हो सकती। और ये बोलते बोलते जो उनकी माता थी उनका जो गला है ऐसा लग रहा था कि एकदम रुक गया है। वो बोलते बोलते अचानक से रुक गई और फिर बहुत धीरे धीरे बोलते हुए बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में, फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहां ले गई। वो बता रही हैं कि ये उस वक्त मैं फिर से गर्भवती हुई, इसका भाई होने वाला था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा भगवान से कि आप इसे अपने पास बुला लो। मैं लगातार इसके जीवन की भीख मांगती रही भगवान से, और उस समय ये केवल अपना सिर हिला सकती थी, इसके हाथों पैरों में बिल्कुल भी गति नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी, जीवन से हार नहीं मानी। मैंने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को इसे दिखाया जो कि बहुत मशहूर थे। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी, निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। और फिर 1 साल तक लगातार हमने बहुत मेहनत की, बहुत सारे दुखों को झेला, और फिर अचानक से इसका जो ऊपरी वाला जो धड़ का हिस्सा है उसमें धीरे धीरे गति आने लगी, इसकी उंगलियां हिलने लगी, धीरे धीरे हाथ चलने लगे, और ऐसा लगता था ये अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मुझे बुला रही है। मैंने धीरे धीरे इसे बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर इसके जीवाग्र में बैठ गई थी। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। वो बताती है जैसे ही ये 5 साल की हुई तो मैंने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया घर में ही। मेरी पुत्री बहुत मेधावी थी, बहुत होशियार थी, और इसने मुझे बार बार क्या करा, आश्चर्यचकित कर दिया देती थी। ये मुझे ऐसा लगता था कि सरस्वती खुद इसके अंदर विराजमान है। और बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल स्कूल में जब मैंने इसका एडमिशन कराया तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैं तो वहीं जाकर बैठ गई हूँ। मैंने बहुत धरना दिया तब जाकर इसका एडमिशन हुआ। वहां पर मुझे हमेशा सुनना पड़ता था, नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरी क्लास में घूमता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी, और फिर सभी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं करती। वो कहती है कि उन्होंने कह दिया था कि आपकी पुत्री अपंग है, विकलांग है, और आपसे मुझे सहानुभूति है, लेकिन इसकी कुर्सी लेकर कौन पूरे स्कूल में घूमेगा। तो मैंने यही कहा कि मैं करूंगी ये कार्य, और फिर मैं अपनी बेटी के साथ पूरा दिन ही क्लासरूम के चक्कर लगाती थी। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए, बीएससी किया, प्राणीशास्त्र में एमएससी की में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की, केवल अपनी निष्ठा से। तो वो बता रही हैं कि प्रत्येक परीक्षा में जो भी परीक्षा होती थी वो हर परीक्षा में हमेशा प्रथम आती थी और गोल्ड मेडल हासिल करती थी। उन्होंने बीएससी की, प्राणीशास्त्र में एमएससी की, और फिर जो बेंगलोर का सबसे प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए एक ऐसी सीट प्राप्त की जो कि बहुत ही अपने आप में स्पेशल थी।
केवल अपनी निष्ठा से और अपनी माता की मेहनत से। प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वेनिया के से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरे बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का स्मरण हो आता था। शत विशत शरीर में असंख्य घाव, किंतु आभा मंडित भव्य मुद्रा। फिर उन्होंने अपना शोध कार्य पूरा किया। प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में उनके माता पिता ने उनको एक ऐसी व्हील चेयर मंगवा के दी जिसे वो पूरे आराम से खुद चला सकती थी, प्रयोगशाला में आराम से घूम सकती थी। लेखिका उनके बारे में वर्णन करते हुए आगे कह रही है कि लेदर की जैकेट में कसी हुई वो हंसमुख लड़की, ऐसा लगता था कि जैसे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं राणा सांगा को देख रही हूँ। उसके पूरा शरीर उसका बेकार था, उसमें बहुत सारे मुझे घाव दिखाई देते थे, लेकिन उसका हमेशा जो उसकी जो मुद्रा थी वो एकदम ऐसा लगती थी, उसका जो माथा है वो एकदम खुशी के साथ, गर्व के साथ चमक रहा हो। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंख भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वे अनजाने ही उस कविता में झलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुढ़ाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का ही काम करते हूँ, निरंतर मशीनी खटखट में भी चलते रहते। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। वो कह रहे थे कि उसने मुझे एक दिन अपनी कविताएं दिखाई और कहती है कि आप मेरी कविताएं देखिए, इनमें कुछ दम है। उसकी कविताओं में मुझे एक अजीब सी उदासी दिखी जो कि उसके चेहरे पर कभी दिखाई नहीं देती थी। जो उसके अंदर दर्द था वो कविताओं में झलक रहा था। फिर उसने मुझे अपनी कढ़ाई बुनाई की कुछ चीजें दिखाई, यानी कि सारी चीजें एकदम क्या थी, बिल्कुल परफेक्ट थी। वो सारी चीजें बहुत अच्छे से कर लेती थी। उसके जो पैर थे वो ऐसा लगता था कि जो उसके हाथ है वो पैरों का भी काम कर रहे हैं। और जर्मन भाषा में ही माता और पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन में एक विशेष योग्यता अर्जित की थी, विशेष योग्यता वाली परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। गर्ल गाइड में भी उसने भाग लिया था और राष्ट्रपति से उसको स्वर्ण कार्ड की प्राप्ति हुई थी। ऐसी वो पहली महिला थी, पहली भारतीय अपंग महिला थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। उसको दोनों प्रकार के संगीत सुनना अच्छा लगता था, चाहे वो पाश्चात्य हो या फिर आजकल का हो, मतलब पाश्चात्य यानी कि आजकल का हो या फिर पुराना संगीत हो हमारा। वो अपनी मुझे एल्बम दिखाने लगी अपनी टांगों पर रखकर। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर से लेदर जैकेट में जड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। माता और पुत्री दोनों की समान रुचि किसमें है। तो ये सारे चित्र उसने मुझे दिखाए। फिर उसको पूछती है कि आप दोनों की रुचि किसमें है। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर वर्गीज की सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। तो वो पूछती है कि आप दोनों क्या चाहती थी। तो वो बताती है कि मेरी तो इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, और मैंने ऐसी कहानी भी पढ़ रखी थी कि एक अपंग डॉक्टर की जिनका नाम वर्गीज था और उन्होंने सफलतापूर्वक अपना जीवन दिया। मैंने परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, लेकिन फिर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा प्रोफेसर के शब्दों में तो उसने कहा कि मुझसे यही कहा गया कि आपका जो नीचे का हिस्सा है वो बेकार है, इसलिए आप शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी नहीं कर सकती। और फिर वो आगे बताती है मुझे ये कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। तो वो फिर क्या करने लगी, वो फिर बहुत अच्छी एक वैज्ञानिक बन गई। तो उनके विषय में यही कहा जा सकता है कि चिकित्सा ने जो चीज खो दी, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में वो शल्य चिकित्सक नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने विज्ञान में अपना क्या दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया।
तो विज्ञान ने उनके द्वारा बहुत कुछ पाया ही है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में है उसकी जन्नी कब है, जन्नी का बड़ा सा चित्र जिसमें वे जेसी बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जन्नी का पुरस्कार। और चंद्रा का जो एल्बम जो लेखिका देख रही थी उसके जो सबसे जो अंतिम वाला पृष्ठ, लास्ट वाला जो पृष्ठ था, उसमें उसकी माता जी का एक बहुत बड़ा चित्र लगाया गया था जिसमें वे जेसी बेंगलुरु के द्वारा जो एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही थी जिस पर लिखा हुआ था वीर जन्नी का पुरस्कार, यानी उनको सबसे वीर माता का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें स्वयं माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जन्नी, नाक के दोनों ओर हीरे के दो जगमगाती लौंगे, अधरों पर विजय का जुलूस, जूड़े में पुष्प वेणी। वो कह रही हैं लेकिन उनके जो चेहरा था, जो चित्र था, उनमें उनकी बड़ी बड़ी उदास आंखें दिखाई दे रही थी जिसमें उनकी अपनी खुद का दुख था और अपनी पुत्री के लिए भी जो दुख था वो दिखाई दे रहा था। अपने सारे सुखों का उन्होंने त्याग कर दिया था और लगातार अपनी पुत्री की परछाई के रूप में उसके पीछे पीछे रहती थी, उसकी कुर्सी को आगे खिसकाती, पीछे ले जाती, उसके कुर्सी जैसे कि कोई चक्र सा उसके पीछे पीछे घूम रहा हो। उनकी नाक के दोनों से उनकी नाक छिदी हुई थी और दोनों में जगमगाती लौंगे थी और उनके चेहरे पर, लेकिन उनकी आंखें उदास थी, लेकिन उनके जो होठ थे उन पे एक विजय की मुस्कान दिखाई देती थी और उनके जूड़े में पुष्प यानी कि फूलों का जो गजरा है वो हमेशा लगा रहता था। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जन्नी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरे द्वार खोल भी देता है। तो कह रही हैं, लेखिका कह रही हैं कि मुझे मेरे कानों में ऐसा लगता है कि उस अनोखी माता के जो उनके द्वारा जो कहे गए शब्द थे वो हमेशा गूंजते रहते हैं, अभी भी ऐसा लगता है वो गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ईश्वर जो सारे दरवाजे हैं उनको कभी कभी एक साथ बंद नहीं करता, अगर वो एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरे को खोल देता है, यानी कि वो हमारी सफलता के सारे रास्तों को बंद नहीं करता। अगर हमें एक रास्ता बंद दिखाई देता है तो वो दूसरे को जरूर खोलता है। बस हमारी कोशिश होती है, हमारी हमारी ये खुद का कर्तव्य होता है कि हम उसे मेहनत के द्वारा ढूंढ पाए। लेखिका है शिवानी जी। तो बच्चों आज हमने सीखा पाठ के माध्यम से कि जो डॉक्टर चंद्रा का जो जीवन है वो हमारे लिए क्या है, अनुकरणीय है। हमारे जीवन में अगर थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम हार मान लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा ऐसे महापुरुष जो हुए हैं हमारे जीवन में, जो हमें प्रेरणा देने वाले जो लोग हुए, उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। धैर्य उद्देश्य यही है पाठ का, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में सीख देना। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शैशव काल, शिशु अवस्था, विच्छिन्न अलग, प्रौढ़ वृद्धा, नियति भाग्य, जिजीविषा जीने की चाह, मेधावी बुद्धिमान, आभामंडित चमक से भरा, विधाता ईश्वर, अभिशप्त शापित, निर्जीव जीवन रहित, बित्ते भर की छोटी सी, पटुता निपुणता, अर्जित प्राप्त, भव्य महान, विलक्षण अद्भुत, काया शरीर दक्षता कुशलता, उत्कंठ उत्साह, सहिष्णु सहनशील, पुष्पवेणी फूलों की माला। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है पहला, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। अपराजिता पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, शिवानी, इनमें से कोई नहीं। तो अपराजिता पाठ की लेखिका है शिवानी। सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी मिली 1967 में, 1978 में, 1776 और 1987 में। तो यहाँ पर जो 1776 लिखा है इसके बदले क्या हो जाएगा, इसके बदले हो जाएगा 1976, ये गलत दिया हुआ है। और हमारा सी विकल्प वो सही है, लगा देंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है, अपराजिता कहा गया है प्रोफेसर को, आईएएस को, श्रीमती टी सुब्रमण्यम को, इनमें से कोई नहीं। तो अपराजिता कहा गया है प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रा को।
ए विकल्प सही है। विचार होते हैं अपरिवर्तनशील, परिवर्तनशील, नगण्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति के अंदर जो विचार होते हैं वो हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। अपराजिता में कौन सा गुण अधिक था? बुद्धिमत्ता, साहस, निडरता, इनमें से कोई नहीं। तो अपराजिता में जो सबसे ज्यादा गुण था वो था साहस। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टकों में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं। कोष्टक में दो दो शब्द हैं, एक शब्द सही है और एक शब्द गलत है। हमें उचित शब्द को चुनना है और वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। डॉक्टर चंद्रा जन्म के रिक्त स्थान महीने में पोलियो ग्रस्त हुई। तो 18वें 10वें, तो वो अपने जन्म के 18वें महीने में पोलियो ग्रस्त हुई थी, लिखेंगे 18वें। इसके बाद है चंद्रा की मां स्वयं रिक्त स्थान स्कूल बनी। उसकी, अपनी, तो उसकी। डॉक्टर चंद्रा अपने पूरे जीवन में कभी रिक्त स्थान नहीं हुई, हताश, उदास। तो वो कभी भी अपने पूरे जीवन में हताश नहीं हुई थी। चिकित्सा ने जो खोया वह रिक्त स्थान नहीं पाया, भूगोल, विज्ञान। तो वो विज्ञान ने पाया। तो बच्चों हमने यहाँ तक का कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया उसको कार्य को आप स्वयं करेंगे। जैसे निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कार्य आपको स्वयं करना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से हल कर पाएंगे। तो बच्चों आज हमने जाना अपराजिता डॉक्टर चंद्रा के विषय में और उनके जीवन से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।